Ji, welcome back, students. So let's resume the lecture, and now we will continue the part two of the discussion. And in this part, we will discuss the various population segments which are diseased. So we will see how they respond to different kind of exercises and what kind of exercises are beneficial for them. Although I prepared three slides for you for today, but I decided that I should only cover two, otherwise it will be extra work for you to do in the weekends. तो अगर आप सिर्फ दो स्लाइड्स ही कर लो तो मेरे लिए काफ़ी है, और पीडीएफ से पढ़ लेना, लेकिन चूंकि आप स्लाइड एक्सटेंसिव बनाई है तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्लाइड आप लोगों के लिए काफ़ी होगी। जी नज़र आ रही है सबको? यस सर। यस सर। चलें जी। स्पेशल पॉपुलेशन मींस कि वो डिजीजेस जो कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और उनको अगेन फिर वही बात कि प्रिवेंटिव हेल्थ कैसे मैनेज कर सकती है, उनको अकरेंस को रोक सकती है, एंड क्यूरेटिव हेल्थ की तरफ आप नहीं जाओगे। जैसे एस्थमा बहुत कॉमन है, जैसे बैक पेन कॉमन है, ऑल्दो इट इज़ नॉट लिस्टेड इन योर कोर्स आउटलाइन, जैसे कि बीपी बहुत कॉमन है, हाई ब्लड प्रेशर जिसको आप हाइपरटेंशन कहते हो, फिर शुगर जिसको आप डायबिटीज़ कहते हो। तो दीज आर लेमैन टर्म्स एंड मेडिकल टर्म्स, इनको आप साथ साथ लेकर चलते हैं। तो स्पेशल पॉपुलेशन में ये हैं जी आपकी जी तक कैटेगरीज हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। डायबिटीज़ वेरी कॉमन, एजमा, सीओपीडी इज़ वेरी कॉमन, जिसमें आपके ये लंग्स की डिजीज़ आ जाएंगी, और हाइपरटेंशन, कार्डियक रिहैबिलिटेशन वेरी कॉमन। अब ज़रूरी नहीं कार्डियक रिहैब का मतलब है कि जिसकी बाईपास सर्जरी हुई है या एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी हुई है उसको ही करवानी है। एक बंदा जिसको सांस चढ़ जाता है सीढ़ियाँ चढ़ के, उसके लिए भी कार्डियक रिहैबिलिटेशन ज़रूरी है, ताकि उसका हार्ट का जो डैमेजिंग साइन आ रहा है वो कम हो जाए। फिर ओल्डर अडल्ट के लिए एक्सरसाइज है, ओल्डर अडल्ट कंसीडर्ड अबव 60 और अबव 65। ठीक है, जैसे आप देखते हो कि वेस्टर्न कल्चर में ये कोई एज नहीं कंसीडर की जाती ज़्यादा। 75 का जो बाइडन है आजकल का यूएस प्रेसिडेंट, और इतने ही साल का तकरीबन डोनाल्ड ट्रंप है। तो अ पर्सन विच इज हु इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन ऑल काइंड ऑफ एग्जीक्यूटिव लेवल टास्क इज 75 ईयर्स ओल्ड। तो 75 ईयर्स इधर पाकिस्तान में कोई बंदा देख लो 75 ईयर्स का, तो वो बस आपको कहीं घर के बाहर बैठा हुआ नजर आएगा, या किसी खेत में फारिग चारपाई पे लेटा हुआ नजर आएगा, या खांसी करता नजर आएगा। उससे कोई यूजफुल काम नहीं लिया जाता कि ये बस रिटायर्ड है, इसके अब बस जाने की दूसरे जहान में तैयारी शुरू हो जाती है, सपारे वगैरह पढ़ रहा होता है बस। लेकिन बाहर के कंट्रीज में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एक्टिवली अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को और मोर्बिडिटी को वो डिक्रीज करके रखते हैं, यानी कि डिसेबिलिटीज को कम करते हैं। और उसकी वजह क्या है कि मॉनिटर किया जाता है हेल्थ को, और वन ऑफ वे ऑफ मॉनिटरिंग योर हेल्थ इज योर एक्सरसाइज। नाउ यू विल स्टडी दैट डायबिटीज। इन दोनों का कंपैरिजन है 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स। ठीक है, 7 पॉइंट्स हैं टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज के। बिफोर 20 अगर है टाइप 1, अबव 40 है तो टाइप 2। सिम्टम्स रैपिड आ जाते हैं टाइप 1 में, जबकि टाइप 2 में जल्दी स्लो आते हैं। और 5% पॉपुलेशन को टाइप 1 है, जबकि 95% को टाइप 2 है। कीटो एसिडोसिस टाइप 1 में कॉमन है और टाइप 2 में रेयर है। कीटो एसिडोसिस क्या होता है कि कीटोन बॉडीज ब्लड में रिलीज होती हैं, और उसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट में आ जाते हैं, जैसे ज़बान में मीठा लगना स्टार्ट हो जाता है, फ्रुक्टोज स्मेल इन द ब्रेथ आ जाती है, फिर बैड ब्रेथ आ जाती है। जैसे आप फास्टिंग करते हो तो एक तो आपके मुंह की स्मेल होती है ना, कि अगर आप ब्रश नहीं करोगे तो वो स्मेल आएगी। एक आपने ब्रश भी किया हुआ है, आपने
माउथ वॉश भी किया, सब कुछ किया, सबका मुंह भी साफ है, फिर आपने फास्टिंग की, तो बिफोर रिलीजिंग योर फास्ट, बिफोर ओपनिंग योर फास्ट, अगर आप आधा एक घंटा पहले अगर आप बड़ा उसको फील करोगे तो वो एक स्टमक की स्मेल आती है, उसको आप कहते हैं कि वो आपकी कीटो एसिडोसिस का एक साइन होता है, ठीक है। तो दैट इज अ कीटोसिस या कीटो एसिडोसिस उसको आप कह देते हो। एसोसिएशन विद ओबेसिटी, अगेन ओबेसिटी इज अ वेरी common parameter which is checked to assess the fitness of an individual। तो टाइप 2 में कॉमन है, आइडियली वेस्ट का डायामीटर होना चाहिए 35 फॉर मेन एंड 30 फॉर वेमेन, तो 30 से भी कम होना चाहिए, और मेल्स का तो 32 34 तक मैक्सिमम होना चाहिए। तो आपका अगर ज़्यादा है तो आप इसको कंसीडर करें। और वेस्ट डायामीटर या एब्डोमेन डायामीटर इज आल्सो डायरेक्टली रिलेटेड विद द हार्ट डिजीजेस। इसके बाद है जी बीटा सेल्स, जो कि आपके पेंक्रियाज में पाए जाते हैं, टाइप 1 में डिस्ट्रॉय हो गए होते हैं, टाइप 2 में नहीं होते। ब्लड में तो इंसुलिन होती है टाइप 2 में, क्या होता है ब्लड में इंसुलिन होने के बावजूद जो ग्लूकोज है वो इंट्रासेलुलर नहीं जाता, क्योंकि आरबीसीज के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं और जो दूसरे सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं वो ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं, और वो ग्लूकोज को इंट्रासेलुलर नहीं करते। मैंने आपको पहले भी बताया था, प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल आप मेजर करते हो, ग्लूकोज इन साइड ऑफ द बॉडी चला जाए तो वो आपको कोई ट्रबल नहीं कॉज करता, दैट इज नॉट कंसीडर्ड डायबिटीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बड़े लोगों को इस चीज का पता ही नहीं कि इंट्रासेलुलर ग्लूकोज होना चाहिए कि एक्स्ट्रा सेलुलर होना चाहिए। जैसे फ्यूल आप गाड़ी में डलवा रहे हो तो वो फ्यूल टैंक में पूरा फुल भी हो जाएगा तो वो गाड़ी के लिए बेनिफिशियल ही है कि आप लॉन्ग टर्म चलोगे, तो सेम इज द केस विद योर बॉडी। लेकिन वही फ्यूल अगर आप स्प्रिंकल कर दोगे ऑल ओवर योर कार, तो उधर तो किसी ने भी कोई इग्निशन हुई, कोई लाइटर जलाया तो वो तो कार आपकी धमाके से उड़ जाएगी। तो ये ग्लूकोज आपका इंट्रासेलुलर सेफ है, लेकिन जब प्लाज्मा में चला जाता है और इंट्रासेलुलर नहीं जाता तो वो फिर सेफ नहीं रहता। और टाइप 2 में उसके अगेंस्ट वो भी प्रोड्यूस होती है इंसुलिन। तो डायबिटीज का कंपैरिजन पढ़ रहे हैं, अब हम देखते हैं कि डायबिटीज में आपकी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी कैसे हेल्प आउट कर सकती है। तो ऐसे ही हेल्प आउट करेगी ना कि जब आपको थ्योरेटिकल बैकग्राउंड होगा कि अब आपने ग्लूकोज को यूटिलाइज करवाना है। अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ से, विच इज कॉमन अराउंड यू। एक्सरसाइज का वन ऑफ द बेनिफिट क्या है इन डायबिटीज कि आपकी जो ग्लूकोज की स्टोरेज है बॉडी में वो मोबिलाइज रहती है, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर ग्लूकोज है वो यूटिलाइज होता रहता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक पर्सनैलिटी का नाम बताने लगा हूँ, वसीम अकरम को 30 ईयर्स ऑफ एज में, आई थिंक 25 में या 30 में, नॉट बिलो 20, टाइप 2 डायबिटीज डायग्नोज हो गई, ठीक है। तो उसमें क्या वजह बनी, समहाउ ना उसका कोई जेनेटिक कॉज था ना कुछ था, बस उसको डायग्नोज हो गई एंड ही वाज वेरी वरीड एट दैट टाइम कि अब मेरा कैरियर क्या होगा और क्या नहीं। तो वो उसने उसको कैसे मैनेज किया, अपनी विल पावर से और एक्सरसाइज करके, क्योंकि एक्सरसाइज आपका फ्यूल को यूटिलाइज करती रहती है, आपका ग्लूकोज जाता रहता है।
ठीक है, तो ग्लूकोज जब जाता रहेगा बॉडी में स्टोर ही नहीं होगा, तो आप कुछ मीठा खा भी लोगे तो वो यूटिलाइज हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप सिंपल रोटी भी खाओगे, चावल खाओगे, या आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी खाओगे और सारा दिन पड़े रहोगे और मूवीज देखोगे या बेड पे ही रहोगे या सोफे पे रहोगे, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा और फिर डायबिटीज़ आपकी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। क्यों कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी? क्योंकि आपके ग्लूकोज को यूटिलाइज होने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी और वो अंदर का अंदर ही रहेगा और हाइपरग्लाइसीमिया आपको कॉम्प्लिकेशंस की तरफ ले जाएगा, किडनीज प्रॉब्लम, आईज प्रॉब्लम, और फिर आपके जो आर्टरीज के अंदर भी प्रॉब्लम आ जाएगी। अच्छा, डायबिटीज की एक और बड़ी कॉम्प्लिकेशन है कि डायबिटीज के मरीज को चूंकि इंसुलिन लग रही होती है, तो इंसुलिन लगने की वजह से उसका ग्लूकोज लेवल, प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है। लेकिन आप अगर ज़्यादा इंसुलिन लगा दोगे तो वो बेचारा हाइपोग्लाइसीमिक शॉक में और डेथ में जा सकता है। तो ग्लूकोज को मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोमीटर्स मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल हैं, उनको देखा जाता है। और उसके साथ साथ मरीज को, डायबिटिक को कहा जाता है कि अपने पास हर वक्त कोई ना कोई मीठी चीज़ रखे। या वो हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है या हाइपरग्लाइसीमिया में, दोनों में एक्सरसाइज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड आ जाती हैं। लेकिन अगर आप इनको कंपेयर करोगे तो हाइपोग्लाइसीमिक शॉक इज अ डेडली शॉक एज कंपेयर टू द हाइपरग्लाइसीमिक शॉक। तो ये बैकग्राउंड में वही चीज़ें लिखी हैं जो मैं आपको इन सिंपल वर्ड्स बता देता हूँ, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं। ये देखो, टाइप 1 मैंने अभी आपको बताई है कंपेयर करके, और फिर ये टाइप 2 बताई है। अगर एक्सरसाइज गाइडलाइंस क्या कहती हैं कि आपने फिजिकल एक्टिविटी को अवॉइड करना है कि अगर आपका फास्टिंग ग्लूकोज लेवल 250 से ज़्यादा जा रहा है, 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा जा रहा है, और अगर कीटोसिस के साइंस भी हैं पेशेंट में, और पेशेंट में कीटोसिस के क्या साइंस हो सकते हैं ये मैंने आपको बताया अभी पहले। और नंबर सेकंड है, अगर उसमें कीटोसिस के साइंस नहीं हैं तो फिर आप 300 से ऊपर जब जाएगा उसका ग्लूकोज लेवल तो आप उसको मॉनिटर करोगे। और ब्लड में ग्लूकोज मॉनिटर करने का क्विकेस्ट वे इज द ग्लूकोमीटर। एक स्ट्रिप मिलती है जो आप इंसर्ट कर देते हो छोटी सी मशीन में और प्रिक करते हो विद अ मशीन। प्रिकर से उधर से एक क्लॉट ऑफ द ब्लड आता है और विद इन 3 सेकेंड्स वो आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल बता देता है। ऑन द अदर हैंड अगर हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ मरीज जा रहा है तो 100 से नीचे भी आपने एक्सरसाइज नहीं करानी। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल या प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा पेशेंट को कहें कि स्नैक्स अपने साथ रखे, चॉकलेट्स रखे और स्वीट्स रखे, ताकि हाइपोग्लाइसीमिया में अगर वो जा रहा है तो वो उससे बच सके। और हाइपरग्लाइसीमिया का एक साइन ये भी होता है कि कीटोसिस की जो है वो साइन एंड सिम्टम्स आ जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट को मॉनिटर करें, उसके इनटेक को, और जो डाइटरी चार्ट्स हैं वो आपको न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट गाइड करता है। आपको खुद भी पता होने चाहिए कि डायबिटीज़ में कौन सी डाइट्स आपके लिए अच्छी हैं जिनमें मीठा कम है। जैसे अगर आप मौसमी के और माल्टे के शौकीन हैं तो वो आपके लिए डायबिटीज़ में ठीक नहीं, आपके लिए ठीक है ग्रेप फ्रूट। अगर आप वेजिटेबल्स खाते हैं तो पोटैटो आपके लिए नहीं ठीक, बल्कि आपके लिए जो है करेला वो ठीक है। आप, मुझे नहीं पता करेले को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप पता नहीं हंस ना रहे हो कि साहब ने करेला कह दिया। तो और इस तरह की जो वेजिटेबल्स हैं कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट कम है वो आपके लिए बेहतर हैं। जैसे फ्रेश वेजिटेबल्स हैं जो सैलड्स में यूज़ होती हैं। जो आपकी रोटी है, चावल है, वो ठीक नहीं। इसके अलावा प्रोटीन भी आपको सपोर्ट करती है डायबिटीज़ में। तो ये एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट का भी आपको पता चल गया। एरोबिक एक्सरसाइज की गाइडलाइंस हैं, वो आपने क्या करनी है।
कि 40% टू 80% ऑफ द हार्ट रेट रिजर्व आपने वो यूज़ करना है। ठीक है, ये हार्ट रेट रिजर्व की अलहदा से डेफिनेशन मैं आपको आपके नोट्स में लिख दूंगा, लर्निंग आउटकम में या लर्निंग एक्टिविटी में, वो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। और रेट ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन, इसका भी एक चार्ट है, ये भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। एक्सरसाइज की वही गाइडलाइन है 35 टू 40 मिनट्स या 20 टू 60 मिनट्स, इसकी अगर एवरेज निकालोगे। और इसमें जो एक्सरसाइजेज बेनिफिशियल हैं डायबिटीज़ में वो कौन सी हैं? लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ जैसे स्टेशनरी साइकिल है, स्विमिंग है, फिर ये है, और वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। दिस इज द की पॉइंट हेयर। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी करवाई जाती है डायबिटीज़ के पेशेंट्स को। और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में आप क्या करवाएंगे? 1 रेपिटेशन मैक्सिमम का 60% टू 80% आपने करवाना है। ठीक है, तो ये अब मुझे कौन बताएगा कि अगर मेरा 1 रेपिटेशन मैक्सिमम 10 kgs है बाइसेप का, जी उमैस, तो 10 kg का 60% क्या होगा? 10 kg का 60%? हाँ, 6। वेरी गुड, सिंपल। देखा ना, यही मैं चाहता हूँ, यही मैं आप में देखना चाहता हूँ कि आप अपने आप को कंफ्यूज तो नहीं करते। सिंपल सा, मैंने देखो 10 100 होता तो 60 था, तो 10 होता तो 6 था। तो अगर ब्रांड्स पे सेल लगी है, एक ब्रांड की प्राइस है लेट्स सपोज 4000 और उस पे 20% सेल लगी है, तो उसको आपने 4000 का 20% निकालने के लिए आप 4000 को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उसको आप 4000 में से माइनस करोगे तो वो 20% निकल आएगा। ये तो एक और मेथड है, जब न्यूमेरिकल वैल्यूज डेसिमल में आ रही हैं तो डायरेक्ट भी आप जा सकते हो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए। परसेंटेज भी नहीं समटाइम्स आ रही होती। और वाल्सावा मैनूवर आपने नहीं करना। वाल्सावा मैनूवर क्या है कि ब्रेथ को आपने होल्ड नहीं करना। टाइप 2 मैंने आपको पहले बताई थी कि ये वही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज जो टाइप 1 में करवाई जाती हैं वही टाइप 2 में करवाई जाती हैं। सिर्फ ये है कि चांस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आर हाई इन टाइप 1 एज कंपेयर टू टाइप 2। चले मैं ये पॉइंट इधर लिख देता हूँ। इसके बाद जो स्पेशल पॉपुलेशन में कॉमन डिजीज है दैट इज एस्थमा। एस्थमा है जी आपकी ऑटोइम्यून डिजीज है, और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयरवेज इसमें हो जाती है, और जो कि रिवर्सिबल है। और इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है और वीजिंग साउंड आ जाती है। ट्रिगरिंग स्टिमुलाई क्या हो सकते हैं? डस्ट हो सकती है, पोलन्स हो सकते हैं, और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो सकती है। तो ये सारे ट्रिगर्स हो सकते हैं अस्थमा के। और इसमें यूजली हाइपर सेक्रीशन ऑफ म्यूकस हो जाती है। किसी भी चीज़ से एलर्जिक रिएक्शन आपका स्टार्ट हो सकता है। इसमें किस टाइप की एक्सरसाइजेज आप करवाएंगे? इसमें आप करवाएंगे जो एक्सरसाइजेज वो कोई किसी भी टाइप की हो सकती हैं, लेकिन उसमें आपने ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं करवानी। ठीक है, 2 to 3 डेज पर वीक करवानी है, और 60% ऑफ VO2 पीक करवानी है, और 20 to 30 मिनट्स आ डे करवानी है। तो डायबिटीज़ में और एस्थमा में एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन में जो मेन डिफरेंस है दैट इज़ द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी।
एरोबिक्स में स्विमिंग आ गई। अब स्विमिंग में मैं क्या एक्सप्लेन करूं, ये स्लाइड आप वैसे पढ़ लीजिएगा। ड्रग्स के बारे में अब आता है कि एज़मा में आपको ड्रग्स एक्सरसाइज करने से पहले लेनी है या बाद में लेनी है। वो ड्रग्स जो कि ब्रोंकोडायलेटर्स हैं और एज़मा के अटैक को प्रिवेंट करती हैं, तो जाहिर है कॉमन सी बात है कि वो आपको एक्सरसाइज करने से पहले लेनी पड़ती हैं, ड्रग्स जो होती हैं। इसके बाद आ जाता है सीओपीडी। सीओपीडी में दो डिजीज़ आ जाती हैं स्मोकर्स की, बेसिकली ये डिजीज़ है या एक्स स्मोकर्स की। फर्स्ट डिजीज़ आ जाती है इसमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, और नंबर सेकंड इसमें आ जाती है एम्फाइजीमा। ये दो डिजीज़ हैं जो कि सीओपीडीज में आती हैं। और इसमें आपने जो एक्सरसाइजेस करवानी है, जो रिहैबिलिटेशन करनी है, वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। और वो क्या है कि आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवानी है। तो पेशेंट को प्रॉपर जितनी भी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप थेराप्यूटिक्स में पढ़ेंगे वो आपने करवानी है। डाइटरी थेरेपी और किसी भी किस्म की एक्सरसाइज जो उसकी एज अप्रोप्रिएट है, वो डिजीज़ को इंटेंसिफाई नहीं कर रही या एग्रीवेट नहीं कर रही सिम्टम्स को, वो आप करवा सकते हैं। तो किसी भी टाइप की एक्सरसाइज आप उसको करवा सकते हैं। सिर्फ आपने उसका वो देखना है कि इसका जो सिम्टम्स हैं वो एग्रीवेट ना हो, ये ना हो कि उसको बहुत ज़्यादा सांस चढ़ जाए। अब आ जाओ कार्डियक रिहैबिलिटेशन पे। तो मैं थोड़ी सी, मेरी स्पीड तेज़ है क्योंकि टॉपिक्स थोड़ा लंबे थे, दो थे, इस वजह से। तो कार्डियक रिहैबिलिटेशन मींस के आफ्टर कार्डियक सर्जरी आपने हार्ट को स्टेबल करना है, रिहैबिलिटेट करना है। या अगर आपकी सर्जरी नहीं भी हुई फिर भी आपने कार्डियक आउटपुट को और फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट को इम्प्रूव करना है। या सिंपल एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी हुई है तो उसमें भी जो कार्डियक रिहैबिलिटेशन है उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है। तो जब भी मरीज को सांस चढ़े या उसकी तबीयत ख़राब हो तो उसको आपने फ़ौरन टर्मिनेट कर देना है एक्सरसाइज प्रोग्राम से। और कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ में या कार्डियक रिहैबिलिटेशन में करवाई जाती हैं, तो ये बात हमेशा याद रखना, गोल्डन रूल, कि आपने एरोबिक एक्सरसाइज ज़्यादा करवाई जाती हैं, जनरल मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं और मोबिलाइजेशंस करवाई जाती हैं ये। और फिर वार्म अप, स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेचिंग, एंड्योरेंस और कूल डाउन एक्टिविटीज़। किसी भी किस्म की एक्टिविटी आप मरीज़ के लिए अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू द फैसिलिटीज़, वो आप उसको करवा सकते हैं। सिंपल आप आर्म एर्गोमेट्री करवा सकते हैं या लोअर लिम्ब की आप एर्गोमेट्रिक ट्रेनिंग उसको करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक पैरामीटर है जो कि चेंज है बाकी एक्सरसाइजेज से। कौन सा पैरामीटर चेंज है कि बाकी एक्सरसाइज में तो 220 माइनस एज फार्मूला यूज होता है टारगेट हार्ट रेट को काउंट करने के लिए, लेकिन इसमें जो फार्मूला यूज होता है वो ग्रेडेड एक्सरसाइज टेस्ट का यूज होता है हार्ट रेट के लिए। ठीक है, तो ग्रेडेड एक्सरसाइज टेस्ट रिजल्ट्स जो है वो इस स्लाइड में तो नहीं है, तो ये हो सकता है आप में से किसी को मैं इसकी प्रेजेंटेशन दे दूं, तो फिर ये आप इसको रिकॉल करिएगा कार्डियक रिहैब को। अच्छा, इसके तीन फेजेज हैं क्लास कार्डियक रिहैब के। फेज 1 जो इन हॉस्पिटल फेज है, जो कि होता है 1 to 3 डेज या मैक्सिमम 5 डेज। और फेज 2 होता है अप टू द 8 वीक्स। और फिर फेज 3 होता है अप टू 8 to 12 वीक्स। ठीक है, तो ये तीन फेजेस हैं। फेज 1 जिसको इन हॉस्पिटल, और फेज 2 और फेज 3। चलें जी, आपकी
आसानी के लिए स्लाइड ख़त्म हो गई है। अब आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर। मुझे यकीन है कि आज के लेक्चर आपको थोड़ा सा लंबा लगा होगा, तो फिर भी आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। डायबिटीज, एस्थमा, COPDs, cardiac rehabilitation, exercise prescription, those were the topic we discussed in today's lecture. So if you have any confusion or lack of understanding, we can discuss and I can elaborate further face-to-face discussion. Previously we were on the PowerPoint. Now इसको एक दफ़ा पढ़ोगे PDF से, PowerPoint से, तो ये आप लोगों के लिए मज़ीद ये इजी हो जाएगा। ठीक है जी, फिर एंड कर देते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो ग्रीन सिग्नल मींस वी कैन एंड द क्लास। सर एग्जाम्स ऑन कैंपस होंगे? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें सर अहमद अभी मीटिंग्स चल रही हैं, मीटिंग्स विद फेडरल मिनिस्ट्री, HEC की और यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स की, कि ऑनलाइन करें या ऑन कैंपस करें। तो इसमें आप 50-50 रखें। 50% चांस है ऑन कैंपस हो जाए और 50% चांस है कि ऑनलाइन हो जाए। अभी इस पर कोई फाइनल नहीं आई। 17 जनवरी को शायद एक और मीटिंग है, तो टुडे इज़ 14 जनवरी। तो वो जो ही कोई अपडेट आता है तो सबसे पहले मैं आप लोगों से वैसे शेयर कर देता हूँ विदाउट आस्किंग एनीथिंग एल्स। चलें जी, ठीक है जी। आप स्टडी करें आपके आज के टॉपिक्स को बुक से, और सर मैं आप प्रेजेंटेशन टॉपिक्स बता दें। वो मैं आपको बता दूंगा। वीकेंड में आप तैयार रहें। अब कल से आपका वीकेंड स्टार्ट हो जाएगा। जो ही मुझे टाइम मिलेगा मैं एक्सेल की फाइल आप सबसे शेयर कर दूंगा। एंड आई ओके वांट टू सर। थैंक अनम अल्ताफ के, उसने जब भी कोई काम कहते हैं तो वो फ़ौरन करती है, और उसने मुझे ईमेल करके जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं उनका डाटा प्रोवाइड कर दिया था। आल्दो आई हैव द डाटा इन माय बुक आल्सो, लेकिन बुक खोलना, फिर उसके पेजेस में जाना, एक्सप्लोर करना, तो टीचर असिस्टेंट का काम आसान हो जाता है अगर सीआर जीआर कोऑपरेटिव है। तो आप लोगों की मैंने मार्किंग भी की हुई है सारे अपने रजिस्टर में। तो जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं इनके मैं नाम हाईलाइट कर दूंगा और टॉपिक्स असाइन करके, तो ये मैं आप सबको ईमेल भी कर दूंगा। ठीक है, ठीक है अनम। अनम लगता है ऑन करके ना मीटिंग चली गई है। चलें, एनीवेज वी विल नाउ एंड द क्लास एंड थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।